बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क का बेसिकली मतलब होता है उर्दू में घूमना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का घूमना। कैसे? फोर्स अप्लाई होने के बाद, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होती है और अगर वो अपने फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमता है तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क, उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। इसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि दरवाज़ा हमने बंद करना और खोलना है, ठीक है, तो हम एक तरह से पकड़ते हैं, फोर्स अप्लाई करके या तो उसको बंद करते हैं या फिर उसको खोलते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी दरवाजे की दूसरी साइड होती है जो कि वॉल के साथ फिक्स होती है, वहाँ से वो घूमना शुरू कर देता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। टैब हमने ओपन करनी है, टैब खोलनी है, मतलब हमने पानी चाहिए, तो टैब खोलने के लिए हम हाथ से फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो इनफैक्ट टैब घूम रही है, तो दैट्स कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं। फ़ैन है, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो उसकी नॉब को हम रोटेट करवाएंगे। जो रोटेशन होगी इसमें उसको हम बोल देंगे, जो फोर्स अप्लाई करने से होती है उसको हम बोल देंगे, वो हमारे पास होता है टॉर्क। उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क प्रोड्यूस किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो टॉर्क होता क्या है? तो टॉर्क की डेफिनेशन हमारे पास होगी टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से जो टर्न हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है स्टूडेंट। अब टॉर्क के अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसका फार्मूला हमारे पास टॉर्क हम लिखते हैं टॉय से, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस वन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ स्टूडेंट इसमें फोर्स है और एल इसमें है मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म क्या होता है? स्टूडेंट, मूवमेंट आर्म को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्पैनर है, ये मेरे पास है एक स्पैनर, ठीक है, इसको हम रेंच का नाम भी देते हैं। सपोज ये मेरे पास एक स्पैनर है, चलिए चेंज कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक स्पैनर है, ठीक है। तो स्पैनर में हम नट या बुलेट को टाइट या लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक नट है, इस तरह से स्पैनर के अंदर नट है जिसको हमें टाइट या लूज़ करना है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, स्पैनर को नट के ऊपर लगाएंगे और इस पॉइंट पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। वो फोर्स की डायरेक्शन अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट, वो वाली लाइन, जिस लाइन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, क्लियर। अब देखिए, जब फोर्स अप्लाई होगी तो स्पैनर घूमेगा। स्पैनर कैसे घूमेगा? स्पैनर घूमेगा अपने उस नट के राउंड, ठीक है, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रही है इस वाले पॉइंट पर और ये घूमेगा इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम लिखते हैं एल के साथ और इसको हम बोल देते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास होता है मूवमेंट आर्म। एक और चीज़, जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसको ओपन करते हैं तो साथ में साइन आता है। डॉट प्रोडक्ट हो तो उसको ओपन करें तो साथ में आता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एफ क्रॉस है तो इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा। एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि ये जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। इसका अगर हम यूनिट की बात करें, स्टूडेंट, टॉर्क का जो यूनिट होता है यहीं से हम बनाते हैं फार्मूला से। यूनिट हमेशा फार्मूला से हम बनाते हैं। ये हमारे पास फोर्स है, फोर्स यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और ये मूवमेंट आर्म है डिस्टेंस है एफ से लेकर उस पॉइंट ओ तक, मैं इसको ओ पॉइंट का नाम देता हूँ। ओ पॉइंट इधर हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। तो टॉर्क का यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर, क्लियर स्टूडेंट। एक और चीज़ याद रखें कि टॉर्क अब डिपेंड किस पर करता है, ठीक है, इसकी डिपेंडेंस क्या। तो अगर मैं इसकी डिपेंडेंस की बात करूँ, डिपेंडेंस, तो स्टूडेंट ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं,
दूसरा मोमेंट आर्म, इसकी लेंथ कितनी है, और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ठीक है स्टूडेंट, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड कैसे कैसे करता है बारी बारी उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। अगर सिर्फ इस वाले की बात करें, सपोज करते हैं कि हमने एक नट को लूज करना है, ठीक हो गया। एक बंदा ट्राई कर रहा है फोर्स अप्लाई करके उस नट को लूज करने की। अब एक बंदा जो है, सपोज करते हैं कि एक बंदा है, 1 पर्सन है, तो वो फोर्स अप्लाई कर लेगा 10 न्यूटन की, सपोज करते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है नट को लूज करने के लिए, लेकिन नट लूज नहीं हो रहा, जैम हुआ पड़ा है, रेस्टिंग हो चुकी है, 2 साल पुराना नट है, नहीं खुलेगा, लूज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, एक और बंदा आएगा, दोनों मिलकर अब फोर्स लगाएंगे। अब की बार फोर्स कितनी हो चुकी है, 10 + 10 20 न्यूटन, फोर्स बढ़ गई। आपके ख्याल में अब नट लूज होगा? हो जाएगा, हो सकता है अभी भी ना लूज हो। अभी भी लूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक और बंदा बुलाएंगे, मतलब फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वैसे वैसे नट लूज होगा और ये घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम कहेंगे फोर्स अप्लाई करने से जो मोमेंट आर्म है, सॉरी जो टॉर्क है वो ज़्यादा हो सकता है, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक और दूसरी डिपेंडेंस हमारे पास मोमेंट आर्म, यानी कि एल, जिसको हम बोल देते हैं मोमेंट आर्म एल। अब यहाँ पर आ जाए, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, चले मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास है एक स्पैनर, एक और मेरे पास स्पैनर है और वो है दिस वन, ठीक हो गया। इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 स्पैनर है, एक स्पैनर है ए और दूसरा स्पैनर है बी। तो अगर आप देखें तो इस वाले पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एल होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में हम इस वाले पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास होगा एल, लेंथ। जस्ट इमेजिन, अगर हम नट को लूज़ करना है तो आसानी से कौन सा स्पैनर यूज़ करके हम आसानी से लूज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हम छोटे वाला यूज़ करेंगे तो वो जल्दी लूज़ नहीं होगा, फोर्स में ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। बड़े वाला स्पैनर यूज़ करते हैं तो लेंथ मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो इससे हम इजीली लूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल जो देखने को मिलती है, रास्ते पर जाते हैं आप देखते होंगे ट्रक जो होते हैं ना, उनके टायर पंक्चर हो जाते हैं या वो टायर चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उनके पास एक होता है स्पैनर टाइप होता है, उसको बोलते हैं पाना, वो इस एल शेप का होता है, ठीक हो गया। इसके आगे इसका होता है फेस, जिसके अंदर वो नट को रख कर लूज या टाइट करते हैं। अब इसके जो ये वाली साइड होती है ये मैक्सिमम 2 फीट की होती है, ठीक है, 24 इंच की होती है। तो इस ओनली इससे वो टायर के नट को लूज या टाइट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि लेंथ बहुत कम है। अब वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक बैरल लेते हैं, एक नाली लेते हैं, एक लोहे का पाइप लेते हैं, उस पाइप को इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये मेरी डायग्राम थोड़ी ख़राब हो जाएगी तो चलें एडजस्ट कर लें। इस तरह से वो पाइप को इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया। अब की बार आपने देखा होगा कि वो जब इसको नट के ऊपर लगाते हैं तो एक बंदा इसके ऊपर खड़ा होकर जंपिंग कर रहा होता है, यानी कि फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रहा होता है या अपवर्ड अप्लाई कर रहा है, व्हाटसएवर। तो क्या होता है, इनफैक्ट ये लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। पहले लेंथ कितनी थी, 2 फीट, अब लेंथ कितनी हो चुकी है, 10 फीट, ठीक है। पहले 2 फीट थी, अब 10 फीट है। अब की बार नट को टाइट करना और लूज करना आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जैसे लेंथ इंक्रीज होती है मोमेंट आर्म को हम इंक्रीज कर सकते हैं। बेशक अब की बार एक बंदा क्यों ना हो तो वो लूज़ कर सकता है, लेकिन अगर पहली बार जब लेंथ कम थी 2 बंदे भी होते हैं तो उसको लूज़ करना मुश्किल होना था, राइट। तो मतलब ये कह सकते हैं दूसरी डिपेंडेंस में कि लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करती है, यानी कि मूवमेंट आर्म जैसे जैसे इंक्रीज करता है, टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता जाता है। थर्ड डिपेंडेंस है एंगल बिटवीन फोर्स एंड लेंथ। अब ये जो एंगल है, ये देखिए मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। तो ये मेरे पास एंगल कितना बन रहा है, ये फोर्स है, लेंथ है, तो एंगल हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री, ठीक हो गया। तो 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1+ होती है, ठीक है। तो साइन 91 होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अगर ये एंगल चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अब की बार जो फोर्स है मैं वो ये कर देता हूँ,
अब यहाँ पर फोर्स लग रही है, अब की बार एंगल कितना होगा, 90 से इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है ये 120 एंगल हो जाए। अब की बार जब 120 एंगल यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू 1 नहीं होगी बल्कि 1 से कम होगी, क्योंकि 1 मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर 120 रखेंगे तो ये वैल्यू ये 1 नहीं आएगी बल्कि वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। अगर सपोज करें कि ये एंगल फोर्स मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये फोर्स है, अब की बार देखें कि जो एंगल है वो मज़ीद कम हो चुका है, ये हो सकता है 45 एंगल हो चुका हो। जब ये 45 एंगल हम यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू साइन की मज़ीद कुछ कम हो जाएगी, तो ये ओवरऑल फैक्टर्स को भी कम कर देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था टर्निंग इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल मूवमेंट। प्रिंसिपल, चले मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्रिंसिपल मूवमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, यानी कि मूवमेंट यानी कि जो हम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं उसके प्रिंसिपल क्या है? उसके दो प्रिंसिपल होते हैं, याद रखना, 2 प्रिंसिपल हैं। एक को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको पता है कि यानी कि अगर हम देखें, मैं एग्जाम यहाँ पर ले लेता हूँ, पहले की डायग्राम बनाते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास ये एक है, चले मैं ये बना लेता हूँ। मेरे पास एक स्पैनर है, ठीक है, यहाँ पर वो नट है जिसको हमें टाइट या लूज करना है। क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज किस तरह घूमेगा, क्लॉक किस तरह घूमता है? अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो ये सपोज एक क्लॉक है, ये उसकी नीडल है, ये उसकी नीडल है, तो नीडल किस तरफ घूमेगी, इस साइड पर। ठीक हो गया, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगी वो अप से डाउन लगेगी इस तरह, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका मूवमेंट आर्म। स्टूडेंट ये देखें कि ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हो तो उसको हम क्लॉकवाइज है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमने नट को टाइट करना है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं अगर हमें नट को टाइट करना है तो हमें जो मूवमेंट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अक्सर अगर सपोज के बाइक पे आप जा रहे हैं तो कोई नट अगर हमें लूज़ या टाइट करना है तो समझ नहीं आ रही किस तरफ ये लूज़ होगा और किस तरफ ये टाइट होगा। तो अगर वो आपने लूज़ करना है, अगर आपने क्लॉकवाइज, अगर आपने उसको टाइट करना है, मज़ीद क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं, मतलब पता ही नहीं होता इस चीज़ का, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि अगर आपने नट को टाइट करना है तो मूवमेंट आर्म जो होता है, जो मूवमेंट होता है वो आपको क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेंगे तो नट टाइट होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में क्या है कि अगर यही चीज़ हमारे पास है, ये हमारे पास स्पैनर है, अगर हमने इस स्पैनर से नट को लूज़ करना हो, अगर हमने नट को लूज़ करना हो तो उसके लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करवाना, क्योंकि फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इस वक्त अब लगाना पड़ेगी, ताकि ये फोर्स जब नीचे से ऊपर लगे तो ये इस तरफ घूमेगा, इस तरफ। ठीक है, और जब ये वाला इसमें फोर्स अप से डाउन लगेगी तो ये इस तरफ घूमेगा, ऐसे। ठीक हो गया, तो ये होगा हमारे पास क्लॉकवाइज और ये होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। आई रिपीट, अगर हमने नट को लूज करना हो, अगर हमें नट को लूज करना हो तो मूवमेंट आर्म हमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें फोर्स की डायरेक्शन और क्लॉकवाइज में फोर्स की डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। क्लियर, तो ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हम कहते हैं जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक। तो ये था हमारे पास टॉर्क क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है।